Myself, Dr. Ashish Kumar, consultant cancer surgeon working in Narayana Hospital, Jamshedpur. With me is Dr. Amit Kumar, clinical oncologist, who is also working here as a consultant clinical oncologist. आज हम लोग कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं 4 फरवरी पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड ओवर कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। द बेसिक एम कैंसर डे का एक अवेयरनेस, आपस में जागरूक करना एक दूसरे को कि कैंसर होता क्या है और उसका इलाज संभव है और उसका क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। सो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे रहता है और इसका हर साल कुछ ना कुछ थीम रहता है जिसके ऊपर हम लोग सब वर्कअप करते हैं। और ये इस बार का थीम है आई एम एंड आई विल, और ये पिछले 3 साल से चला आ रहा है और 2021 में ये थीम का खत्म होगा। इसका ये मतलब है कि एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड कैन कंट्रीब्यूट फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कैंसर, और वो अपने लेवल से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट कर सकते हैं कैंसर को लेके। सो आई एम एंड आई विल मीन्स कि एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को कैंसर के बारे में अवेयर कराना, एक दूसरे को बताना कि हाँ कैंसर लाइलाज नहीं है और इसका इलाज संभव है। सो आज का टॉपिक वर्ल्ड कैंसर डे पे एक ओवरऑल कैंसर का ओवरव्यू हम लोग देंगे कि क्या क्या संभव हो सकता है और कैसे कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। सो डॉक्टर में जैसे कि आप जानते हैं कि 4 फरवरी कैंसर डे मनाया जाता है, तो आपको लगता है इसका कुछ इम्पैक्ट रहता है सोसाइटी पे? इम्पैक्ट तो जरूर रहता है। पहले लोग क्या सोचते थे कि कैंसर का मतलब है कि वो एक डेथ वारंट है, कैंसर होने का मतलब है कि वो बचने की चांस बिल्कुल ही नहीं है। जबकि ये पिछले 10-15 साल में बहुत ही चेंज हो गया। बहुत सारा कैंसर जो बिल्कुल ही क्योर हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि शुरुआत की अवस्था में कैंसर को डिटेक्ट करना, पकड़ लेना, और वो तभी हो सकता है जब आप जागरूक रहेंगे। और उसी जागरूकता को आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। एटलीस्ट साल में कम से कम एक दिन तो ऐसा हो कि आप सिर्फ और सिर्फ कैंसर के बारे में सोचें। अगर आप अच्छे से कैंसर के बारे में जानेंगे तो कैंसर को बिल्कुल ही शुरुआती अवस्था में आप पकड़ सकते हैं। और वो हमेशा रहता है कि कैंसर इज क्योरेबल इफ डिटेक्टेड एंड ट्रीटेड अर्लियर। मतलब अगर वो एकदम शुरुआती अवस्था में आपने उसको पकड़ लिया, उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, तो वो पूरा का पूरा क्योर हो सकता है। ये है कैंसर। ठीक है, जैसा डॉक्टर अमित ने बोला है कि कैंसर लाइलाज नहीं है, बशर्ते कैंसर जितना अर्ली स्टेज में उतना है। तो जो हमारा थीम सबका रहता है आई एम एंड आई विल, उसमें है एक दूसरे को बताना कैंसर के बारे में, एक दूसरे को जागरूक करना। और ये डे ऐसा चुना जाता है कि एक मीडिया अवेयरनेस से भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है। मीडिया अवेयरनेस हुआ, स्कूल में प्रोग्राम हुआ, तो वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं इस बारे में एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि कैंसर क्या होता है, क्यों होता है और इसका इलाज संभव है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कैंसर बहुत तरह के होते हैं। अगर बोला जाए तो बोला जाता है देयर आर मोर देन 200 टाइप्स ऑफ कैंसर। लेकिन कुछ कैंसर बहुत कॉमन है जो कि बल्क ऑफ कैंसर बोल सकते हैं। 80-90% ऑफ कैंसर इंडिया में वो पाया जाता है। तो डॉक्टर अमित, आप बता सकते हैं कौन कौन सा कैंसर प्रमुख कैंसर है? हमारे यहाँ अगर आप महिला और पुरुष को अलग अलग कर दें तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जो महिलाओं में होने वाला कैंसर है उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख है ब्रेस्ट कैंसर। वो करीब 25% जितने भी कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम हैं उसमें करीब यही आ रहा है। 22 से 25% महिलाएं जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित हैं, और शहरी इलाके में ये नंबर 1 है। दूसरा है सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी का मुंह का पार्ट है, सर्विक्स जिसको बोलते हैं, वो दूसरा कैंसर है। रूरल विलेज में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसमें ये बहुत कॉमन होता है। इसके अलावे फेफड़े का कैंसर है महिलाओं में, मुंह का कैंसर है, क्योंकि यहाँ पर की जो महिलाएं हैं उसमें मुंह का कैंसर भी बहुत प्रमुख तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये 3-4 तरह के कैंसर, अभी तो ओवरी है, कोलोरेक्टल है, ये सब ऐसा बढ़ता जा रहा है। जो पुरुष हैं उसमें सबसे कॉमन जो हम लोग के रीजन में देखने को मिल रहा है वो है मुंह का कैंसर, और वो बहुत ही एडवांस स्टेज में मिलता है। शुरुआत में तो जबकि वो सामने से दिखता है, लोगों में मतलब अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है। कुछ एक जख्म है जिसको वो सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर के पास जाते नहीं। उनको लगता है कि ये ऐसा ही कुछ है, ठीक हो जाएगा। तो मुख का कैंसर प्रमुख है,
उसके बाद प्रोस्टेट है, फेफड़े का कैंसर है, पेट का कैंसर है और कुछ कुछ ब्लड कैंसर है जो बहुत कॉमन है पुरुषों में। तो डॉक्टर आशीष आप बताइए कि कैंसर के क्या लक्षण रहते हैं? जैसा कि डॉक्टर अमित आपने पूछा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जी। तो जो प्रमुख कैंसर है, ब्रेस्ट हुआ, सर मुंह बच्चेदानी का मुंह का हुआ या ओरल कैंसर हुआ, तो सिम्टम वही देखिएगा। तो ब्रेस्ट कैंसर में किसी प्रकार का गठान होना फीमेल ब्रेस्ट में, वो एक संदेह करता है कि कुछ गड़बड़ है। हर तरह का गठान का मतलब ये नहीं हुआ कि कैंसर है, वो डिपेंड करता है किस एज में हो रहा है और किस तरह का है। तो किसी तरह का भी गठान होना, अगर शक ये हो रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि आगे प्रोसीड करने के लिए क्या है। दूसरा हो जाता है, अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, एक्जिला या कान में वहां पे गिल्टी हो जाना, हाथों का फूल जाना, किसी तरह का आपको निप्पल से डिस्चार्ज होना। मुंह का कैंसर में है किसी तरह का छाला होना या घाव होना जो कि ठीक नहीं हो रहा है। और दूसरा हो गया दांत अपने आप गिरना, खाने में दिक्कत होना, गर्दन में किसी प्रकार का गिल्टी होना या गठान होना या मुंह नहीं खुलना। ये सब प्रमुख सिम्टम्स है मुंह का कैंसर का। स्पेशली अगर जो पर्सन है अगर तंबाकू का सेवन कर रहा है तो इसमें तो काफी ज्यादा शक हो जाता है और कंसल्ट डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। तीसरा जो है जो बोला गया है वो है बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जिसको सीए सर्विक्स बोलते हैं, जो मोस्ट कॉमन विलेजेस में देखा जाता है। उसमें होता है किसी तरह का वाइटिस डिस्चार्ज होना या पेन एब्डोमेन होना। तीसरा जो सिम्टम आता है वो है आंत का कैंसर, छोटी आंत या बड़ी आंत का, उसमें खून पैखाना के रास्ते से खून आना या अचानक पैखाना बंद हो जाना। ये सिम्टम्स इसके हो गए। उल्टी होना, किसी तरह का अचानक उल्टी होना, लॉस ऑफ वेट, एक्सेसिव लॉस ऑफ वेट, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर की तरफ हमें संदेह करता है कि कैंसर हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कैंसर, तो मरीज या जो भी कंसर्न पर्सन है उसको जाके अपने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए और आगे का जांच करवाना चाहिए। डॉक्टर हमें जैसे अभी बताया सिम्टम्स वाइज कि ये सब सिम्टम्स प्रमुख कैंसर में होते हैं, तो इसके बाद अगर कोई मरीज को किसी प्रकार का लगता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम बात करते हैं, कोई महिला है तो हर महिला में गठान कैंसर होता है या कुछ और भी हो सकता है, और इसका कैसे हम सबको प्रोसीड करना चाहिए? गांठ होने का ये कतई मतलब नहीं है कि वो कैंसर है, एक शक हो सकता है। अभी वो डिपेंड करता है कि जो गांठ है वो कैसा है। और मुझे तो ये लगता है कि कैंसर का डायग्नोसिस सबसे आसान होता है। अगर कुछ गांठ है तो आप सिंपल एक एफएनएसी या बायोप्सी ले लीजिए जो बता देगा कि वो कैंसर है या नहीं है। महिलाओं के ब्रेस्ट में जो गांठ होता है वो 80% जो है वो बिनाइन रहता है। बिनाइन का मतलब वो कैंसर नहीं है, जस्ट एक फैट है, क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है वो फैटी टिश्यू होता है और उसका फंक्शन है कि वो मिल्क का फॉर्मेशन करे। तो वो फैट का एबनॉर्मल फैट जो है वो जमा हो जाता है, जो फाइब्रोएडिनोमा जिसको कहते हैं। यही कहानी जो बच्चेदानी का कैंसर होता है यूट्रस में, उसमें भी वैसा ही रहता है। तो एक गांठ हो सकता है, लेकिन वो गांठ का ये मतलब नहीं है कि वो कैंसर है। 80% तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन अगर वो काफी दिन से है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर को दिखाना है। और सिंपल टेस्ट बायोप्सी अभी ये रहता है कि बायोप्सी लेके आप कैंसर को सबसे पहले डायग्नोज कर लीजिए। जब वो पता लग गया कि वो कैंसर है, तब आपको फर्दर कुछ और टेस्ट रहता है जो सपोर्टिव टेस्ट है, जो ट्रीटमेंट को डिसाइड करता है। सब ब्रेस्ट कैंसर की हम बात करें तो अब ट्रीटमेंट जो है उसके स्टेज के हिसाब से रहता है। तो अगर वो अपने जगह पर है या लोकली वो फैला है, मतलब आर्मपिट तक गया है, तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए या तो हम एक अल्ट्रासाउंड करें या सीटी स्कैन करें, और अभी तो पेट सीटी आ गया है, वो बता ही देता है कि बीमारी कितना फैला है। एक ही टेस्ट में सब कुछ हो सकता है। तो एकदम सिंपल टेस्ट बायोप्सी, उसके बाद कुछ भी इमेज स्टडी, या तो सीटी स्कैन कर लें या एमआरआई कर लें या पेट सीटी कर लें, जिससे पता लग जाता है कि बीमारी कितना फैला है। तो और ये करीब करीब हर कैंसर के लिए है। कहीं पर कोई गांठ दिख रहा है तो सबसे आराम क्या है कि हम चुपचाप से वहां से बायोप्सी लेके देख लें। अगर वो काफी समय से है तो बायोप्सी अगर वो बताता है कि ये कैंसर है, तो फिर हमको उसके हिसाब से आगे चलना है। आगे जो भी टेस्ट करना है वो करना है, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो डॉक्टर आशीष साहब बताइए कि ट्रीटमेंट में जैसे हमेशा ये रहता है कि जो 3 मोडालिटी है ट्रीटमेंट का, सर्जरी के बारे में आप कुछ बताइए। ब्रेस्ट कहीं कोई भी कैंसर है तो कैसे हम उसके लिए प्रोसीड करें? देखिए, जैसे कि पहले अगर कोई पेशेंट ओपीडी में आता है, कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला चीज आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जो हम लोग बहुत बार उसको ओवरलुक कर लेते हैं। लेकिन क्लिनिकल एग्जामिनेशन से एटलीस्ट स्टेज पता चल सकता है, और उस बेसिस पर हम लोग आगे का जांच करते हैं देखने के लिए कि ट्रीटमेंट किस तरह का देना है, कि पहले दवाई देना है या ऑपरेशन करना है या फिर सिकाई मिलेगा। तो जहाँ तक अगर बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर का, तो मेन रोल सर्जरी और कीमोथेरेपी का है। रेडिएशन थेरेपी प्लस माइनस रहता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज और क्या उसका फाइनल हिस्टोपैथिक रिपोर्ट आ रहा है। सर्जरी की बात करेंगे, एज ए सर्जन हमसे पूछेंगे तो 2 तरह का सर्जरी होता है जो आजकल कॉमन हो गया है। ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी, जिसमें ब्रेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, और दूसरा हो गया एमआरएम, जहाँ पे पूरे ब्रेस्ट के निकालने के साथ साथ एक्सिला को भी डिसेक्शन करते हैं। जो सबसे कॉमन पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम लोग ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी कर रहे हैं, उनको लगता है कि ब्रेस्ट बच जा रहा है तो उसमें वापस चांस ऑफ रेकरेंस रहता है कि नहीं। तो दोनों का ट्रीटमेंट वाइज, सर्वाइवल वाइज, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मतलब सेम रहता है। जो एमआरएम है वो ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी में रहता है। ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बोला जाता है पेशेंट को, वो ये है कि उनको रेडिएशन थेरेपी 100% लेना है। तो ये ट्रीटमेंट अगर ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी में देखेंगे तो सर्जरी में जो गठान बना हो उसके अराउंड 1 से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन लेके अगर कुछ रिकंस्ट्रक्शन प्रोसीजर लगता है तो उसी समय कर सकते हैं, और एक्सिलरी डिसेक्शन करते हैं, और वो सारा चीज जाता है जांच के लिए, मार्जिन सब देखने के लिए। और पेशेंट को ये बोलते हैं कि कीमोथेरेपी तो सब में लगना, इस जिसमें ब्रेस्ट प्रिजर्व कर रहे हैं उसमें रेडिएशन थेरेपी भी लगेगा। जहां तक बात हो गया पूरे ब्रेस्ट को रिमूव करने के लिए, जिसको एमआरएम बोलते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है रेडिएशन की क्या साइज था ट्यूमर का, एग्जैक्ट साइज, और कितने नोड्स निकले, वो सब पे बेसिस पे डिपेंड करता है रेडिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी आमतौर पर देखा गया कि इंडियन सेटिंग में एमआरएम अभी भी सबसे ज्यादा सर्जरी जो परफॉर्म होता है एज कम्पेयर टू बीसीएस। लेकिन ये एक वैसे देना चाहता हूँ कि बीसीएस मतलब ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी भी इक्वली गुड है और सर्वाइवल सेम है थ्रू आउट जितना ट्रायल हुआ है एज कम्पेयर टू एमआरएम। डॉक्टर अमित, अब ये बता सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा कॉमन जो पेशेंट का स्टिग्मा रहता है अगर कीमोथेरेपी ले रहा है, तो उसको साइड इफेक्ट को लेके रहता है। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स है कीमोथेरेपी के, और क्या क्या उससे बचा जा सकता है, और उसका क्या क्या ये रहेगा ट्रीटमेंट? साइड इफेक्ट, एक्चुअली लोगों के मन में ये बात बैठा हुआ है कि बहुत साइड इफेक्ट होता है। वो पुरानी बात हुआ करती थी। जो कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें है उल्टी का होना, भूख का नहीं लगना, बहुत बार कब्ज हो सकता है, बहुत बार पतला पैखाना हो सकता है, बाल चले जाते हैं, नाखून का कलर चेंज होता है और बुखार लगता है। तो घबराने की बात सिर्फ और सिर्फ है अगर बुखार लग गया पेशेंट को तो फटाफट उसको टेस्ट करना रहता है। एक कंडीशन होता है जो फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया, यूजुअली उसमें क्या रहता है कि जो टोटल काउंट है वो कम हो जाता है, न्यूट्रोफिल कम हो जाता है और उसके वजह से बुखार लग जाता है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, बुखार लगता है। वही सिर्फ लाइफ थ्रेटनिंग है। अदरवाइज अगर आप देखें तो बाद में जितने भी साइड इफेक्ट हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक दूसरा जो कॉमन चीज रहता है वो खासकर फीमेल में रहता है, वो सर का बाल चला जाना। बहुत सारा टेक्निक अभी आया जो ये क्लेम करता है कि हम उसको बचा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जितने भी मतलब अभी तक देखे हैं उसमें बाल जाना ही है, और हम तो ये मान के चलते हैं कि अगर बाल जा रहा है तो उसको जाने दो, बाद में अच्छा ही बाल आता है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ लेडी को इतना कन्विंस कर पाए कि आप बाल के लिए मत चिंता करो, बाल जाएगा, बाल वापस आएगा, और बाल और जिंदगी में क्या जरूरी है, अगर जिंदगी जरूरी है तो आप ट्रीटमेंट लीजिए, अगर आपको लगता है कि बाल जरूरी है तब फिर आप कुछ और सोच सकते हैं। कभी कभी मुंह में छाले आते हैं तो छाले, उल्टी, लूज मोशन, कब्ज का होना, ये सब के लिए दवाई है हमारे पास। अगर हम अच्छे से उसको दवाई दें, काउंसलिंग करके दें, तो कभी भी इसमें ये प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। हमारे को भी सबसे ज्यादा डर सिर्फ और सिर्फ बुखार को लेके ही लगता है। अगर हम उसको अच्छे से मैनेज कर देते हैं तो फिर कुछ दिक्कत नहीं रहता है। कुछ जो ब्लड कैंसर रहता है उसमें कुछ दिक्कत रहता है, कभी कभी वो
एक चीज रहता है जिसमें किडनी फेल होने का चांस रहता है, जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम रहता है। लेकिन उसको भी अगर अच्छे से सिंपल मेथड से सिर्फ हाइड्रेशन देके हम ट्रीटमेंट दें तो वो सब तकलीफ बिल्कुल ही नहीं रहता है। तो डॉक्टर हमें ये बता सकते हैं कि तंबाकू का कितना रोल है कैंसर में? तंबाकू का तो अगर मुंह का कैंसर की बात करें तो बहुत ही ज्यादा रोल है। करीब 60-70% जो पेशेंट आते हैं वो कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में तंबाकू जरूर लेते हैं या ले चुके होते हैं पहले। एक मिथ रहता है कि सर जब हम पहले लेते थे तब तो ठीक थे, अभी हम 6 महीने से छोड़ दिए, अभी हमको दोबारा आ गया। ये बिल्कुल ही मिथ है, क्योंकि कैंसर एक दिन का चीज नहीं है कि आपने 1 महीना पहले या 2 महीने पहले छोड़ा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो पीछे आपने अगर 5 साल 10 साल लिया है उसका जो कंसिक्वेंस है वो कैंसर को कराने के लिए जिम्मेवार होता है। तो तंबाकू तो बहुत ही ज्यादा, मुंह का कैंसर में तो मतलब आप एकदम ये पकड़ के चलिए कि 60 से 70% जो है वो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू है। और हमारे रीजन में जो स्मोकलेस तंबाकू है, जैसा गुटखा है, पान है, खैनी है, ये सब रिस्पॉन्सिबल है। जो स्मोक्ड वाला तंबाकू है जिसमें आग लगा के यूज करते हैं लोग, उसमें फेफड़े का कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, क्योंकि वो धुआं सीधा का सीधा फेफड़े में जाता है। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो ब्लैडर का कैंसर है उसमें भी सीधा रिलेशन है सिगरेट स्मोकिंग का। तो स्मोकिंग का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है। अगर आप सिर्फ स्मोकिंग को बंद करवा दें तो लगता है कि टोटल कैंसर का 30 से 40% जो है वो इंसिडेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो डॉक्टर आशीष ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि सर्वाइकल कैंसर में वैक्सीन आ गया है, तो वैक्सीन के बारे में कुछ बताइए। लोगों के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन रहता है वैक्सीन के बारे में जानने के लिए। जैसे सीएस सर्विक्स जो बचराई मुंह का कैंसर है वो एक वायरस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, और उसका बहुत तरह का सीरोटाइप स्ट्रेन है, मोर देन 70 टाइप्स है। लेकिन 4 टाइप है जो सबसे कॉमनली इफेक्ट करता है, वो HPV 16, 18, 20, 22। तो इसके अगेंस्ट हमारे वैक्सीन आ गया है, और बेसिकली बोला था कि अनमैरिड फीमेल में बिफोर एनी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर पहले देते हैं तो उसमें 70% बचाव रहता है। और ये 11 साल से लेके बिफोर मैरिज दे देना, 3 डोज देना बोला जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। लेकिन अभी देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि कोई भी फीमेल ले सकती है और उसमें कुछ ना कुछ बचाव रहता है। लेकिन अभी के तौर में अगर बात करेंगे तो रिकमेंडेशन यही है कि 3 डोज 11 साल का 1-1 महीना के इंटरवल पे 3 डोज लेना है, और उससे हम लोग को 70% का वैक्सीनेशन से इफेक्टिव रहता है। जैसा कि आप सब कैंसर के बारे में सुन रहे हैं, कैंसर बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारा चीज है जो हमारे लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है, जिसमें तंबाकू बहुत बड़ा कारण है, ओबेसिटी एक कारण है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एक कारण है। तो ये सारे सब चीज लाइफस्टाइल है। जैसे अगर वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो ये इसको बोला जाता है प्रिवेंटेबल डिजीज, जिसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये अब माना जा रहा है कि तंबाकू, लाइफस्टाइल में ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, आपका डाइटरी मॉडिफिकेशन, डाइट, और ये सब बहुत मेजर कारण है कैंसर का। तो अगर हम इस चीज को अवॉइड करते हैं, जैसे डॉक्टर अमित ने बताया कि तंबाकू को अवॉइड करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकलेस हो या विद स्मोकिंग हो, तो बोला जाता है कि 30 to 40% कैंसर बचा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि मुंह का कैंसर, उसमें फेफड़ा का कैंसर है, किडनी कैंसर है, ब्लैडर कैंसर है, तो ये सारे कैंसर से बचा जा सकता है तंबाकू से। साथ साथ उसका और भी पॉजिटिव इफेक्ट है जो कि हार्ट और जैसे में होता है, तो वो भी एक अलग एस्पेक्ट रहता है। दूसरा हो गया ओबेसिटी, जिसमें देखा जा रहा है कि किडनी कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओबेसिटी में। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं और अपना वेट कंट्रोल रख रहे हैं और डाइट अच्छा रख रहे हैं, मतलब ग्रीन वेजिटेबल रहे हैं, एनिमल फैट, रेड मीट कम यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा हो गया वैक्सीन का, जैसे बात की फीमेल के लिए सर्विक्स वैक्सीन के लिए। और चौथा हो गया आपका डेली एक्सरसाइज। ये सारे मॉडिफिकेशन है जिससे आप बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं कैंसर को। हम 100% नहीं बोल रहे, लेकिन इससे आपका काफी मॉडिफिकेशन, इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत हद तक कैंसर को अवॉइड किया जा सकता है। ये आप जितना कैंसर को जानेंगे बचाव उतना ही आसान हो जाएगा। पहले वो यूज होता था टू नो योर कैंसर
अभी वो नो को जो है KNOW को ना, उसको सिर्फ आप NO पढ़िए। आप जितना कैंसर को जानेंगे उतना कैंसर से आप बच सकते हैं। नो कैंसर KNOW और नीचे लिखिए नो कैंसर, मतलब कैंसर के बारे में जितना जाने उतना कैंसर से बचाव आपका हो सकता है। तो जो एकदम सिंपल बात आपने बताया डॉक्टर आशीष, एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा है टोबैको और अल्कोहल को बिल्कुल ही बंद करना, और तीसरा है जो वैक्सीनेशन। ये 3 चीज से, और लाइफस्टाइल में ही वो आ जाएगा आपका डाइट जो है, डाइट, ओबेसिटी, वो सब उसमें लाइफस्टाइल में आ जाएगा। इन सब चीजों से हम बिल्कुल ही कैंसर के इंसिडेंस को करीब 40-50% तो आराम से ही रोक सकते हैं। तो डॉक्टर आशीष क्या मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड कैंसर डे के ऊपर? जैसा कि थीम है इस बार का आई एम एंड आई विल, दैट मीन्स कि एवरीबॉडी शुड बिकम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एवरीबॉडी शुड स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट कैंसर, कि इट्स treatable depending on the stage, so everybody should contribute to the success for the cancer treatment, cancer prevention. Thank you. थैंक यू।